नमस्कार, जय हिंद। दृष्टि घटना चक्र करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपने लास्ट वीडियो में हमने सिप्री की रिपोर्ट तक बात कर लिया था। अब बात करेंगे उसके आगे। लेकिन एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जब ये जो वायुमंडल हमारा पृथ्वी का है, अगर यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसेस नहीं होती तो पृथ्वी का टेम्परेचर जो है वो -20 डिग्री सेल्सियस होता। लेकिन यूपीपीसीएस ने क्वेश्चन भी पूछ रखा था और उन्होंने माना था -18 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो आप क्या मानेंगे आंसर? -18 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये करेक्शन था। चलिए, अब यहाँ पर बात करते हैं मृत्युदंड पर एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट। देखिए, ये जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है, एक संस्था है जो ये काम करती है कि दुनिया से मृत्युदंड की सज़ा को ख़त्म किया जाए। 1977 से जब से संस्था ने काम करना शुरू किया है तो उस समय 16 देश ही ऐसे थे जो मृत्युदंड की सज़ा को ख़त्म कर चुके थे। लेकिन अब 108 देश ऐसे हैं जिन्होंने अपने देश से कानूनी रूप से इस मृत्युदंड की सज़ा को ख़त्म कर दिया है। हाल ही में चाड एक देश है अफ्रीका का जिसने 2020 में मृत्युदंड की सज़ा को पूर्णतः ख़त्म कर दिया है। ठीक है, देखिए 18 देशों ने 2020 में मृत्युदंड की सज़ा को क्रियान्वित किया है इस रिपोर्ट के अनुसार। ठीक, क्रियान्वयन का मतलब क्या हुआ? जैसे एक तो सज़ा सुना दी गई और दूसरा जब उस सज़ा को वास्तव में क्रियान्वित किया जाता है, मतलब फांसी पे चढ़ा देना, तो इसे कहते हैं 18 देशों ने ऐसा किया है। कितने लोगों को सज़ा मिली है, वास्तव में क्रियान्वयन हुआ है? तो 2019 में ये संख्या 657 थी और जबकि 2020 में संख्या कितनी हो गई, मतलब कम हो गई थोड़ी, 443 से ज़्यादा रही है। ठीक है, अगर देश की बात करें तो किस देश ने सबसे ज़्यादा मृत्युदंड की सज़ा को क्रियान्वित किया, तो वो है ईरान। ईरान के बाद मिस्र है और मिस्र के बाद कौन है? इराक है। ठीक है, ध्यान रखना चाइना तो है ही है, क्योंकि लेकिन चाइना के बारे में डेटा नहीं है, इसलिए इस रिपोर्ट में उसके बारे में ज़्यादा कुछ कहा नहीं गया। इस रिपोर्ट में इतना तो बताया गया कि चाइना है। ठीक है, सबसे ज़्यादा चाइना में ही मृत्युदंड दिया गया, लेकिन वहाँ के बारे में कोई डेटा उपलब्ध नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत की बात करें अगर, तो देखिए यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये सज़ा सुनाने की दृष्टि से है और 2020 में सबसे ज़्यादा मौत की सज़ा किस देश में सुनाई गई, तो वो है यमन। ठीक है, यमन में। और भारत की बात करें अगर, तो भारत में 2016 से 2019 तक कोई भी मृत्युदंड की सज़ा का क्रियान्वयन नहीं हुआ, किसी को भी फांसी पर नहीं चढ़ाया गया। लेकिन 2020 में जो निर्भया कांड दिल्ली में हुआ था, ठीक है, 2012, उसके 4 दोषियों को फांसी की सज़ा पर, मतलब फांसी पर लटकाया गया था। और 2020 में ही हमारे देश में 77 लोगों को मौत की भी सज़ा सुनाई गई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कौन जारी करता है? तो एक एनजीओ है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, इसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है, सूचकांक जारी किया जाता है। और इसमें नॉर्वे लगातार 5वीं बार शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। नॉर्वे में प्रेस फ्रीडम सबसे ज़्यादा है। ठीक है, भारत की बात करें तो भारत 2020 में भी और 2021 में भी दोनों ही वर्ष 142वें नंबर पर विद्यमान है। ठीक है, 142 याद रखना है। आगे चलते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं चाइना की रैंकिंग तो स्वाभाविक है बहुत कम रहेगी। उसका सिर्फ एक अखबार है ग्लोबल टाइम्स, बस वही समझिए कि उसको ज़्यादा फ्रीडम है, वो जो मन में आया बोलता रहता है। ठीक है, बाकी और प्राइवेट न्यूज़पेपर्स इन सबको बहुत ही कम लिबर्टी है। आगे चलें। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, ग्लोबल यहाँ पर जेंडर गैप रिपोर्ट के बारे में है। कौन जारी करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है ये रिपोर्ट। ठीक है, उद्देश्य क्या होता है यहाँ पर बताना, इसके आप डायमेंशन से समझ पाएंगे कि जैसे जेंडर गैप आपको बताना है। ठीक है, जेंडर गैप, मेल फीमेल के बीच में अंतराल, किन क्षेत्रों में अंतराल, तो अंतराल हो सकता है किसमें, आप खुद सोचिए। आप तो मेंस जब लिखते हैं तो वहाँ पर इन चीज़ों को पढ़ते ही हैं सोशल जस्टिस वाले टॉपिक में, कि यहाँ पर आर्थिक जो हमारा इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन है उसमें मेल फीमेल की क्या रेशियो है, एजुकेशन में, स्वास्थ्य और उत्तरजीविता में, इसके अलावा पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। ठीक है, यही वो फैक्टर्स हो सकते हैं। जब भी आप लैंगिक अंतराल की बात करेंगे, जेंडर गैप की बात करेंगे, तो यहाँ पर 4 डायमेंशंस हैं, इन्हीं के आधार पर इंडेक्स तैयार किया जाता है। बात करें यहाँ पर, तो इस साल जो है मतलब पिछले सालों की तरह ही आइसलैंड 12वीं बार विश्व में सर्वाधिक लैंगिक समता वाला देश घोषित किया गया। ठीक है, तो आइसलैंड पिछले 12 सालों से टॉप पर बना हुआ है। यहाँ पर लैंगिक असमानता जो है वो सबसे कम है। ठीक है, सबसे कम है लैंगिक असमानता। अब यहाँ पर बात करें भारत की, तो भारत की स्थिति जो है वो पिछले साल से काफ़ी ख़राब हो गई। देखिए, भारत की जो रैंकिंग है 2020 में 20 की तुलना में 28 स्थान की गिरावट आ गई और 2021 में हम 140 नंबर पर पहुंच गए, क्योंकि हम 2020 में 112 नंबर पर थे और इस बार हम 140वें नंबर पर पहुंच गए। इसके पीछे कई फैक्टर्स हैं। ठीक है, और पाकिस्तान वगैरह तो स्वाभाविक ही हमसे हमेशा नीचे रहेंगे।
चलिए आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021, इसको कौन जारी करता है? तो एक यहाँ पर आप देख रहे हैं एक सेंटर है, उसका नाम है ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर। ये आता है यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स क्या है? ये है दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारिक संघ है। इसी के तहत एक सेंटर है, उसका नाम ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर। इसके द्वारा इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स को जारी किया जाता है। ठीक है, इसमें 53 ऐसे बौद्धिक संपदाएं हैं, मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हैं। और पिछले हम वीडियोस में हमने देखा भी था पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, डिज़ाइन अधिकार, ठीक है, वही सारी चीज़ें। इनको पैरामीटर्स बना करके इसका मूल्यांकन किया जाता है। इस रैंकिंग में भारत को कितना स्थान प्राप्त हुआ है? भारत को 40वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, और शीर्ष पर कौन देश है? तो यहाँ पर अमेरिका शीर्ष पर है। और भारत की रैंकिंग कितनी है? 40 है। आगे चलते हैं। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2021, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो इसको जारी किया जाता है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क या संयुक्त राष्ट्र पोषणी विकास समाधान नेटवर्क या UNSDSN। ठीक है, UNSDSN, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। इसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। और यहाँ पर देखें तो इसमें 6 कारक हैं जिनको आधार बनाते हुए इस इंडेक्स को तैयार किया जाता है। कौन कौन सा? पर कैपिटा जीडीपी। पर कैपिटा जीडीपी कैसे निकालेंगे? तो हमारे देश की टोटल जीडीपी उसको डिवाइड कर देंगे पॉपुलेशन से, आ जाएगी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखें दूसरा ऑप्शन, यहाँ पर पॉइंट उदारता, जनरसिटी, भ्रष्टाचार बोध, परसेप्शन ऑफ करप्शन, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन में विकल्प चुनने की आज़ादी, फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस, और लास्ट यहाँ पर है सोशल सपोर्ट। इसके आधार पर हैप्पीनेस रिपोर्ट को तैयार किया जाता है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा। अब बात कर लेते हैं, इसमें चौथी बार लगातार फिनलैंड सबसे प्रसन्न देशों में शामिल है। फिनलैंड, ठीक है, फिनलैंड। अब भारत की बात करें तो भारत से पहले सबसे दुखी देश देख लेते हैं। सबसे दुखी देश कौन है? अफ़गानिस्तान है। अब तो और दुखी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर अब भारत की बात करें तो सार्क कंट्रीज़ में आप देख सकते हैं ये जो भारत है ये कहाँ पर है? 139 पोजीशंस पे है। तो और हमारी जो स्थिति है वो अफ़गानिस्तान से बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि अफ़गानिस्तान 149 नंबर पर है और हम उससे 10 ही पायदान तो थोड़ा सा ऊपर है, 139। ठीक है, तो हमारी पोजीशन 139 है। आगे चलते हैं, फिर से सिप्री की रिपोर्ट है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सिप्री। इस रिपोर्ट का नाम क्या है? तो आप देख सकते हैं ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफ़र्स, मतलब इसमें जो हथियार हैं उनके आयात और निर्यात के बारे में डेटा दिया गया है। क्या दिया गया है डेटा में? देख लेते हैं। 2011 से 15 और 2016 से 20 दो यहाँ पर बात की गई है। भारत में वर्ष 2011 से 15 और 16 से 20 के बीच जो शस्त्रों का आयात है उसमें 33% की कमी दर्ज की गई है, क्योंकि हम मेड इन इंडिया इन सबको प्रमोट कर रहे हैं। तो हमारे देश में अब आयात की जो हथियारों का हम आयात करते हैं उसकी मात्रा कम हो गई है। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं दुनिया में सबसे बड़े 5 हथियार निर्यातक देश कौन कौन से हैं? तो कौन से देश होंगे? अमेरिका हो सकता है, रूस, फ्रांस, जर्मनी और चीन। तो 2 तो या 3 याद रखिए, अमेरिका, रूस और फ्रांस, ये दुनिया में सबसे ज़्यादा हथियारों का एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, और जिसमें अमेरिका की हिस्सेदारी कितनी है? 37% है। और सबसे बड़े आयातक देशों की बात करें तो इसमें सऊदी अरब फर्स्ट नंबर पे है। पहले हम हुआ करते थे भारत, और अब क्या हो गया? भारत सेकंड नंबर पे आ गया। और थर्ड नंबर पे कौन है? मिस्र है। ठीक है, और अगर एक चीज़ देखें कि जो भारत तो दूसरा सबसे बड़ा आयातक ही है, और ध्यान रखना भारत सिर्फ आयातक है, निर्यातक नहीं है? तो भारत निर्यातक भी है। ठीक है, भारत म्यांमार, श्रीलंका और मॉरिशस इन देशों को निर्यात भी हथियारों का करता है, और इस क्रम में हम 24वें सबसे बड़े निर्यातक भी हैं। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। अच्छा, और एक चीज़ यहाँ पर और देना चाहिए था, यहाँ देखिए ये पूरी रिपोर्ट यहाँ पर आगे दी गई है। चलिए एक चीज़ यहाँ होना चाहिए था कि भारत को, हाँ देखिए, और भारत को सबसे ज़्यादा हथियारों का निर्यात कौन सा देश करता है? तो कौन करता है? रशिया करता है। ठीक है, दोनों ही अवधियों में जो रूस है वो हमको सबसे ज़्यादा हथियार सप्लाई किया है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक, देखिए 2 बार जारी हो चुका है, एक बार जनवरी में फिर मार्च में, तो ये तो बार बार चेंज हो रहा है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सा डेटा पूछा गया है। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। सिडनी स्थित एक लोवी इंस्टीट्यूट है, इसने कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक जारी किया। इसमें 5 देशों की रैंकिंग
के अनुसार हम देखें तो इसमें सबसे बेहतर प्रदर्शन किसने किया था? भूटान ने किया था। ठीक है, मार्च वाली रिपोर्ट में भूटान और फिर सेकंड नंबर पे न्यूजीलैंड। और इसमें भारत कहाँ पर आता है? तो भारत आता है 87वें में। और जो जनवरी में रिपोर्ट जारी की गई थी उसमें भारत की रैंकिंग कितनी थी? 86 थी। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021, इसको कौन जारी करता है? इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम। ये एक वार्षिक रिपोर्ट है और इसको जारी किया जाता है द हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा। द हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा एक थिंक टैंक है जो वाशिंगटन DC में इस्टेब्लिश है। ठीक है, चलिए इसमें क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर। जो हांगकांग और मकाऊ, ध्यान रखना हांगकांग और मकाऊ को इस साल शामिल नहीं किया गया, इन दो देशों को। जबकि हांगकांग जो था वो 2020 में वो दूसरे स्थान पर हुआ करता था और उससे पहले तो ये फर्स्ट पोजीशन पर आता था। लेकिन इस बार की रिपोर्ट में हांगकांग को शामिल ही नहीं किया गया। तब कौन आ गया फिर टॉप पर? तो यहाँ पर शीर्ष 5 देश हैं, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और स्विट्ज़रलैंड, और लास्ट यहाँ पर 5वां नंबर आयरलैंड का है। ठीक है, तो इस इंडेक्स में सिंगापुर क्या है? टॉप पर है। भारत जैसे जो देश हैं वो कहाँ पर आते हैं? देखिए, और इसमें उत्तर कोरिया कहाँ पर है? वो सबसे कम स्वतंत्र देश में आता है। भारत की रैंकिंग कितनी है? तो आप देख सकते हैं यहाँ एशिया पैसिफिक की अगर बात करें तो एशिया पैसिफिक में जो भारत है वो 26 पोजीशन है भारत की। लेकिन अगर ओवरऑल बात करेंगे तो 2021 में भारत की रैंकिंग कितनी है? 121 है। अगर केवल एशिया पैसिफिक लेंगे तो भारत की रैंकिंग कितनी है? 26 है। ठीक है, इतना ध्यान रखना है आपको। चलिए आगे चलते हैं। और सिंगापुर तो हमने देख लिया, सबसे स्वतंत्र इकोनॉमी है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में टॉप 5 नहीं बल्कि आप 1-2 तो याद ही रखिए, सिंगापुर और न्यूजीलैंड। ठीक है, और भारत की रैंकिंग कितनी है? 121 है, 121। एशिया पैसिफिक में 26 है, केवल 26। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत एशिया संरक्षित क्षेत्र भागीदारी का सह अध्यक्ष। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक पार्टनरशिप है, एशिया प्रोटेक्टेड एरिया पार्टनरशिप। तो ये यहाँ पर आप सेंडाई चार्टर के बारे में भी देखेंगे। तो इसका कुछ मतलब नहीं है, बस सिर्फ इतना है कि जो भी प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं उनके संरक्षण की दिशा में और जो चुनौतियाँ उत्पन्न हो रही हैं उसके लिए सहयोग को बढ़ावा देना, इसका सिर्फ एक मकसद है एशिया प्रोटेक्टेड एरियाज़ पार्टनरशिप। नाम से ही लग रहा है कि एशिया में जो भी प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं उनके लिए पार्टनरशिप करना। ठीक है, तो इसकी जो अध्यक्षता है अब भारत करेगा। और किसके साथ करेगा? ध्यान रखना, इसकी जो अध्यक्षता होती है वो IUCN के एशिया क्षेत्रीय कार्यालय के साथ कोई एक मेंबर करता है। ठीक है, तो इस बार भारत की बारी है तो भारत इस ऑफिस के साथ मिल करके सह अध्यक्षता करेगा और इसके लिए 3 साल का कार्यकाल, नवंबर 2023 तक भारत इसके सह अध्यक्ष के रूप में काम करेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। म्यांमार में तख्ता पलट हो गया, आपने देखा भी होगा, न्यूज़ में भी पढ़ा होगा। नवंबर 2020 में चुनाव हुआ था म्यांमार में और नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी जो आंग सान सू की, ठीक है, ये इनको बहुमत हासिल हुआ। हालांकि आंग सान सू की जो है वो वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर वगैरह ये पद हासिल नहीं कर सकती थी क्योंकि इनके जो पति थे शायद उनको विदेश की किसी दूसरे देश की नागरिकता ले रखी थी इन्होंने। ठीक है, तो इन्होंने फिर यहाँ पर क्या हुआ, ये जो सेना थी वहाँ की उन्होंने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और वहाँ पर तख्ता पलट कर लिया। ठीक है, सेना समर्थित एक पार्टी थी यूनियन सॉलिडेरिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी, सेना को इसका सपोर्ट था और फिर वहाँ पर तख्ता पलट कर दिया, सबको गिरफ्तार कर लिया गया। और जो म्यांमार की सेना है उसका नाम क्या है? तातमा दाव। ठीक है, टाटमा डाव, जो भी याद कर सकते हैं, कैसे भी कर लीजिए, तातमा दाव। ठीक है, उन्होंने क्या किया कि जो सरकार की शक्तियाँ थी इस सेना ने उसको सौंप दिया, किसको? राष्ट्रपति मिंट स्वे और सेना का कमांडर इन चीफ मिन आंग ह्वाइंग। ठीक है, मिन आंग ह्वाइंग, ये नाम तो याद रखिए, पूछा भी जा सकता है, मिन आंग ह्वाइंग। ठीक है, इनको सारी शक्तियाँ केंद्रित हो गई। ठीक, और फिर इन्होंने खुद को म्यांमार का प्राइम मिनिस्टर भी घोषित कर दिया, मिन आंग ह्वाइंग ने। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। एशिया प्रशांत निजीकृत स्वास्थ्य सूचकांक, यहाँ पर पर्सनल हेल्थ की बात हो रही है। ठीक है, एशिया पैसिफिक एरिया में, तो इसको जारी कौन करता है? द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स जारी किया गया। और देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। 4 श्रेणियों में यहाँ पर विभक्त किया गया, हेल्थ इन्फॉर्मेशन, स्वास्थ्य सेवा और पर्सनलाइज्ड टेक्नोलॉजी और नीतिगत संदर्भ, पॉलिसी कॉन्टेक्स्ट। तो इसमें भारत की रैंकिंग वगैरह देख लें। सबसे टॉप पर कौन है? सिंगापुर है। सेकंड नंबर पे कौन आता है? ताइवान आता है। ठीक है, अच्छी बात है कि यहाँ पर ताइवान को इन्होंने अलग एक देश के रूप में प्रदर्शित किया है। ठीक है, अदरवाइज़ तो 1 चाइना पॉलिसी या 2 चाइना पॉलिसी कुछ देश अभी, हालांकि ज़्यादातर तो 1 चाइना पॉलिसी ही अपनाते हैं, जिसमें ताइवान, हांगकांग और जो RPC है, रिपब्लिक ऑफ चाइना, ठीक है, उसको
सबको मिला करके एक चाइना माना जाता है। और ध्यान रखना, भारत भी वन चाइना पॉलिसी को ही सपोर्ट करता है, ठीक है। हालांकि अब जिस तरीके से चाइना एग्रेसिव हो रहा है तो भारत पे भी दबाव पड़ रहा है कि भारत को इस पॉलिसी में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। इस सूचकांक में भारत की रैंकिंग कितनी है? 10th है, ठीक है, 10वां स्कोर है भारत का, ठीक है। तो ये हमने देखा एशिया प्रशांत निजीकृत स्वास्थ्य सूचकांक। देखिए इसका मतलब क्या है, व्यक्तिगत सेवा का क्या मतलब होता है? व्यक्तिगत स्वास्थ्य सेवा, इसका मतलब होता है सही समय पर सही व्यक्ति को सही स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध करवाना, ठीक है। सही समय पर सही व्यक्ति को सही स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध होता है या नहीं होता है, यही इस स्वास्थ्य सूचकांक का मकसद है। तो इसमें भारत की रैंकिंग कितनी है? भारत की रैंकिंग है 10th और टॉप पर कौन आता है? सिंगापुर आता है, ठीक है। सिंगापुर, पॉपुलेशन बहुत कम, ठीक है, काफ़ी विकसित। आगे चलते हैं, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 कौन जारी करता है? करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, इस ये जो इंडेक्स है इसके कौन जारी करता है? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ठीक है। पारदर्शिता की बात होती है तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल नाम से ही लग रहा है ये कौन क्या जारी करती होगी? भ्रष्टाचार से संबंधित रिपोर्ट, ठीक है। तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है। देख लेते हैं इसमें, यहाँ पर जो सर्वाधिक ईमानदार राष्ट्र है वो कौन सा है? डेनमार्क है। आपको अब मार्क कर लेना है, दिमाग में मार्क कर लीजिए कि डेनमार्क में कोई पैसा नहीं लगता, ये सर्वाधिक ईमानदार है, ठीक है। और सबसे जो भ्रष्ट है वो कौन है? देखिए कई देश हैं जो सबसे भ्रष्ट हैं, जैसे दक्षिणी सूडान है, ठीक है, सोमालिया, इन सब सबसे भ्रष्ट में आते हैं। और भारत की बात करें तो भारत भी बहुत ठीक नहीं है, आप जानते ही हैं, ठीक है। भारत 86 नंबर पे आता है, 86वें नंबर पर आता है। इन सब डेटा को आप इस्तेमाल करेंगे कहाँ पर? स्पेशली भारत के संदर्भ में मेंस में, ठीक है। और भारत की जो स्थिति है वो भारत के साथ और कौन कौन से देश हैं? टर्की, त्रिनिदाद और टोबैको, तिमोर लेस्ते, मोरक्को, बर्किना फासो, ये सब भी भारत के साथ ही 86 नंबर पर विद्यमान हैं, ठीक है। चलिए, भारत से अच्छी स्थिति तो ये जो चाइना है हमारा दुश्मन, उसकी स्थिति ठीक है, 78 पोजीशन पे है और हम तो 86 पे हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021, इसमें क्या बताया जाएगा? तो देखिए आगे देख लेंगे। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, इसमें बताया जाता है कि जो तूफान है, बाढ़, लू या गर्म हवाएं हैं, इनकी वजह से हुई क्षति का मूल्यांकन करना, ठीक है। तो क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग, इन सब का इम्पैक्ट तो पड़ ही रहा है। इसको जारी कौन करता है? तो एक संस्था है, उसका नाम है जर्मन वाच। क्या नाम है? जर्मन वाच। ये जर्मनी स्थित है, पर्यावरणीय और शोध संगठन है, इन्वायरमेंट के बारे में ये रिसर्च करती रहती है। चलिए देख लेते हैं इस रिपोर्ट में क्या बताया गया। सबसे ज़्यादा जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं, इनमें मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे और बहामा आइलैंड है, ये देश जो है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित रहे हैं इस एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस की वजह से। कौन सा देश? मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे और बहामा। मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे क्यों? यहाँ पर एक चक्रवात आया था, इडाई नाम का चक्रवात आया था, ठीक है। इनको इसका प्रकोप झेलना पड़ा था और जो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं, उन्होंने कहा कि अफ्रीका के इतिहास की सबसे खतरनाक जलवायु संबंधी आपदा में से ये शामिल है। और अगर भारत की बात करें तो भारत की रैंकिंग कहाँ पर आती है? तो देखिए भारत भी जलवायु परिवर्तन से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। हम शीर्ष 10 देशों में आते हैं और हमारी रैंकिंग क्या है? 7th। तो आतंकवाद हो, जलवायु परिवर्तन हो, हम इन सब से ही ज़्यादा प्रभावित होते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं टॉप 10 कंट्रीज़ में 7th नंबर पर हम आते हैं। और हमारे देश में 2019 में एक चक्रवात आया था, फनी, ठीक है, फनी। तो ये वेरी सीवियर कंडीशंस में था, शामिल था और इससे लगभग 28 मिलियन लोगों को इसने प्रभावित किया था। अभी देख लीजिए आप, पिछले महीने में 2 चक्रवात एक साथ आए, यास और ताउते, ठीक है। ये 2 चक्रवात एक साथ आए और हालांकि ये वेरी सीवियर तो नहीं थे। अब फिर से एक चक्रवात अभी बन रहा है। चलिए आगे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र नाभिकीय हथियार प्रतिबंध संधि लागू हो चुकी है। इसमें क्या है? ये 2017 को 7 जुलाई 2017 को संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के द्वारा नाभिकीय हथियारों को प्रतिबंधित करने के लिए एक बाध्यकारी साधन के रूप में अपनाया गया था। मतलब कि नाभिकीय हथियारों को कम्प्लीटली बैन कर दिया जाए। तो इस संधि पर अभी हाल ही में होंडुरास ने हस्ताक्षर कर दिया, होंडुरास ने, ठीक है। इसका नाम आप देख सकते हैं, यूएन ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। अमेरिका वगैरह के पास इतने ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं कि इस पूरी पृथ्वी को 2 बार से ज़्यादा बार ख़त्म किया जा सकता है, ठीक है।
इतने तरीके से। अब यहाँ पर इसमें होंडुरास जो है इस संधि पर हस्ताक्षर करने वाला, रेटिफाई करने वाला 50वां देश बन गया। और इस संधि में कहा गया था कि जैसे ही कोई 50वां देश हस्ताक्षर इस पर करेगा, ये संधि हस्ताक्षर रेटिफाई करने वाले देशों पर ये लागू हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं होंडुरास आखिर है कहाँ, तो ये है आपका सेंट्रल अमेरिका। ऊपर आपको नॉर्थ अमेरिका मिलेगा, यहाँ देखिए ये मेक्सिको हो गया, और यहाँ पर आपको साउथ अमेरिका मिलेगा, पनामा के नीचे साउथ अमेरिका, कोलंबिया से जुड़ा हुआ। तो और ये बीच में जो एरिया पड़ता है इसे हम सेंट्रल अमेरिका बोलते हैं। और यहाँ देखिए सबसे ऊपर मिला बेलीज, फिर मिला ग्वाटेमाला के नीचे आएंगे होंडुरास, फिर यहाँ पर मिलेगा अल सल्वाडोर, फिर यहाँ निकारागुआ, ये मिला ना होंडुरास। ठीक है, होंडुरास की राजधानी कहाँ पर है, टेगुसिगल्पा। क्या नाम है, टेगुसिगल्पा। ठीक है, और यहाँ पर निकारागुआ के नीचे कोस्टा रिका, और कोस्टा रिका के नीचे पनामा, और यहीं पर है पनामा कैनाल जो कि कैरिबियन सी और यहाँ पर पैसिफिक ओशियन को जोड़ती है। ठीक है, यहाँ पर ऊपर हो गया कैरिबियन सी और यहाँ पर ये प्रशांत महासागर, और ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए इस संधि के बारे में बताया गया है। इस संधि को पर अभी क्या भारत ने हस्ताक्षर किया, तो जी नहीं, भारत ने कोई हस्ताक्षर इस पर नहीं किया। भारत के अलावा और कौन से देश हैं, तो भारत, पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, ये देश इसमें शामिल नहीं है। इन्होंने इस पर कोई सिग्नेचर नहीं किया है। ठीक है, इसके अलावा देखें तो बांग्लादेश और मालदीव, मतलब इसको उन्हीं देशों ने सिग्नेचर किया है जिनके पास अभी परमाणु हथियार नहीं है। ठीक है, और ये लोग रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया में और ज़्यादा परमाणु हथियार ना। भारत भी कोशिश कर रहा है, लेकिन कुछ ऐसी मतलब भेदभाव मूलक संधियां हैं जिस पर भारत ने सिग्नेचर नहीं किया, क्योंकि कुछ संधियां ऐसी हैं जो कहते हैं कि केवल 5 देश ही परमाणु हथियार संपन्न हैं और बाकी देश नहीं हैं, और उनके परमाणु हथियारों को मान्यता भी नहीं मिलती। ठीक है, तो इस तरीके से भेदभावमूलक संधियां हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जिसको भारत स्वीकार नहीं करता। और इस संधि में क्या कहा गया कि अब कोई भी देश जो भी इस संधि में शामिल होगा वो ना तो न्यूक्लियर वेपन्स का विकास करेगा, ना ही उनको टेस्ट करेगा, कोई निर्माण भी नहीं करेगा। ठीक है, तो मतलब ना ही खरीदेगा, कुछ भी नहीं करेगा। मतलब एक तरीके से न्यूक्लियर वेपन फ्री वर्ल्ड बनाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ग्लोबल फायर पावर सूचकांक। ग्लोबल फायर पावर सूचकांक में क्या बताया जाता है कि जो हम किसी भी देश की आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, उसमें युद्ध लड़ने की संभावित क्षमता कितनी है। लेकिन ध्यान रखना, इसमें जो न्यूक्लियर पावर है उसको शामिल नहीं किया जाता, परमाणु युद्ध क्षमता को शामिल इसमें नहीं किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ग्लोबल फायर पावर सूचकांक, इसमें देख लेते हैं। इसमें जो भारत की रैंकिंग है वो कितनी है, भारत की रैंकिंग है 4th पोजीशन पर। हम जो आते हैं वो दुनिया की 4थी सबसे बड़ी पावर है इस इंडेक्स के अनुसार। अमेरिका, रशिया और चाइना के बाद भारत आता है। ठीक है, और जो भूटान है वो सबसे अंतिम स्थान पर है, क्योंकि भूटान तो वैसे भी लैंड लॉक्ड कंट्री है, स्थलरुद्ध देश है, और भूटान की जो सुरक्षा है उसकी जिम्मेदारी किसके पास है, भारत के पास है। भारत भूटान मैत्री संधि भी हुई थी, ठीक है, 1949 के आसपास। और यहाँ पर जो भूटान है उसके पास अपनी कोई नेवी भी नहीं है, क्योंकि वो लैंड लॉक्ड है, उसकी बाउंड्री सागर से तो मिलती नहीं है। तो जिनकी बाउंड्री सागर से नहीं मिलती वो नेवी रख करके क्या करेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020, इसमें क्या देखा जाता है, इसमें ये देखा जाता है व्यक्तिक, नागरिक और आर्थिक स्वतंत्रता, इन 3 आधारों पे मानव स्वतंत्रता की स्थिति का आकलन किया जाता है। ठीक है, कौन जारी करता है, तो इसको जारी किया जाता है कैटो इंस्टीट्यूट, और कनाडा का है फ्रेजर इंस्टीट्यूट। ठीक है, अमेरिका में है ये कैटो और कनाडा में है फ्रेजर इंस्टीट्यूट। देख लेते हैं इसमें क्या क्या रैंकिंग है। तो न्यूजीलैंड जो है वो टॉप पोजीशन पर है, और अब अगर सेकेंड नंबर पे कौन है, स्विट्जरलैंड। ठीक है, और भारत की बात करें तो भारत आता है इसमें 110वें नंबर पर आता है। किस नंबर पे, 110वें नंबर पर आता है। लेकिन जो यहाँ पर मानक हैं अगर उनको हम लें, देखिए 1 मिनट, जो भारत की रैंकिंग है वो ओवरऑल 111वें नंबर पर है। ठीक है, 111वें। लेकिन अगर हम एक एक फैक्टर उठाएं, जैसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता हो गई तो उसमें 110 नंबर पे है, आर्थिक स्वतंत्रता अगर हो गई तो उसमें हम 105 नंबर पे हैं। तो इस तरीके से, ठीक है, ओवरऑल जो रैंकिंग है वो कितनी है, 111 है। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखते हैं टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 के बारे में है। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 1927 में पहला टाइम पर्सन ऑफ द ईयर जारी किया गया था और चार्ल्स लिंडबर्ग को चुना गया था। किसको, चार्ल्स लिंडबर्ग को। 1999 से जो पहले वो मैन ऑफ द ईयर, वुमेन ऑफ द ईयर, इस ऐसे अलग अलग करके जारी किया जाता था। लेकिन 1999 के बाद या 1999 से ही इसको पर्सन ऑफ द ईयर में चेंज कर दिया गया, और भारत से महात्मा गांधी पहले व एकमात्र अभी तक भारतीय हैं जिन्हें
टाइम पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया था। कब? 1930 में, ठीक है, 1930 में महात्मा गांधी जी को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया था। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि मोदी जी को भी चुन तो गया था, लेकिन वो ऑनलाइन रीडर्स पोल के विजेता थे, ठीक है। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर ऑनलाइन रीडर्स पोल के विजेता 2016 में, ठीक है, ध्यान रखना है, 2014 में भी और 2016 में भी। आगे चलते हैं, तो इस बार टाइम पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो अमेरिका के राष्ट्रपति 46वें राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। इनकी जो माताजी हैं, वो माताजी थीं वो श्यामला गोपालन। उनका जन्म जो हुआ था वो ब्रिटिश पीरियड में हुआ था, मद्रास प्रेसिडेंसी में, और मद्रास प्रेसिडेंसी का मतलब आज का तमिलनाडु, और चेन्नई में मतलब इनकी माताजी का जन्म हुआ था श्यामला गोपालन का, ठीक है। तो इन दोनों लोगों को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया। ध्यान रखना, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट पहले अमेरिकी राष्ट्रपति थे जिनको टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया था 1932 में, और इसके बाद तो कई लोगों को, और ये 3 बार रहे हैं टाइम पर्सन ऑफ द ईयर, ठीक है। देखिए, इसके बाद 9 और लोगों को जो राष्ट्रपति बने हैं, राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद उनको टाइम पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया, और 3 नाम तो आप जानते ही होंगे, बराक ओबामा, डोनाल्ड ट्रंप, जो बाइडेन। इससे पहले जॉर्ज डब्ल्यू बुश, बिल क्लिंटन, रोनाल्ड रीगन, ठीक है, हैरी ट्रूमैन सिद्धांत भी इन्होंने दिया था, लिंडन बी जॉनसन, जिमी कार्टर, ये अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जिनको टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया। और कमला हैरिस अमेरिका की पहली वाइस प्रेसिडेंट हैं जिन्हें पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर एक पॉइंट और, किड ऑफ द ईयर कौन चुना गया? किड ऑफ द ईयर चुना गया गीतांजलि राव को। ये भारतीय मूल की हैं, भारतीय मूल की अमेरिकी वैज्ञानिक, उम्र मात्र 15 वर्ष है, ठीक है। तो गीतांजलि राव किड ऑफ द ईयर 2020 के रूप में चुनी गई। आगे चलते हैं, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, इसमें 57 देश प्लस यूरोपीय यूनियन में अभी 27 कंट्रीज़ हैं ब्रेक्जिट के बाद, ठीक है। अब यहाँ पर देखें तो इसमें क्या देखा जाता है, 4 श्रेणियाँ हैं जिनको मानक बना करके इस इंडेक्स को तैयार किया जा रहा है कि कौन सा देश जलवायु परिवर्तन को से निपटने में कितना प्रयास कर रहा है। ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन, यही तो हो सकता है, नवीकरणीय ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी, ऊर्जा का उपयोग कैसे हो रहा है, और कोई क्लाइमेट पॉलिसी है या नहीं है, ठीक है। तो वेटेज, सबसे ज़्यादा वेटेज है वो ग्रीन हाउस गैसेस उत्सर्जन को वेटेज ज़्यादा दिया गया है कि कौन सा राष्ट्र ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन सबसे ज़्यादा, 40% वेटेज तो इसी को है। चलिए, इस इंडेक्स की बात करें, कौन जारी करता है, तो इसको जर्मन वाच, इसके अलावा कैन इंटरनेशनल और न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, तीनों संस्थाएं मिल करके इस इंडेक्स को तैयार करती हैं और जारी करती हैं। चलिए देख लेते हैं, टॉप 3 में कोई भी देश स्थान नहीं बना पाया। इस इंडेक्स में टॉप 3 में कोई भी देश स्थान नहीं बना पाया, क्योंकि इसमें बताया गया कि पेरिस क्लाइमेट जो एग्रीमेंट हुआ था 2015 COP21 वाला, उसमें जो बातें थी, उस लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में कोई भी राष्ट्र ठीक से प्रयास नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर टॉप 3 तो खाली है, तो टॉप 4 मतलब चौथा जो नंबर है वो किसका है? स्वीडन का है, और ये लगातार चौथे वर्ष अग्रणी देश रहा है, ठीक है, इस मामले में। तो स्वीडन जो है वो एक तरीके से फर्स्ट ही माना जाएगा, जब टॉप 3 खाली है, चौथे नंबर पे स्वीडन है, ठीक है। चलिए, अब भारत की बात करें तो भारत बहुत पीछे नहीं है, भारत ने बहुत अच्छा प्रयास किया है। भारत यहाँ पर आता है टॉप 10 में, 10वें नंबर पर आता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, यहाँ पर अगर चारों मानक को देखें तो चारों मानक में भी हमने बेहतरीन प्रदर्शन किया है, उच्च, मध्यम, उच्च सब में लगभग हमारी रैंकिंग जो है वो उच्च कैटेगरी में आती है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक कौन जारी करता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस की बात कर रहा है, ठीक है। और इंडेक्स कैसा है? आतंकवाद, तो आप इसको लिंक करिए, आतंकवाद और पीस। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 जारी किया गया। इसमें क्या बताया गया? इसमें बताया जाता है कि कौन सा देश आतंकवाद से सबसे ज़्यादा पीड़ित है। तो देखिए, यहाँ पर बताया गया कि 2019 में आतंकवाद से वैश्विक आर्थिक क्षति पिछले वर्ष की तुलना में घट करके $26 बिलियन रही है। आतंकवाद से 2019 में $26 बिलियन का नुकसान हुआ है, ठीक है। इसके अलावा जो तालिबान है अफ़गानिस्तान में, जो आज सत्ता में है, तालिबान दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठन 2019 में था, तो आज भी है, ठीक है। अब जो अगली रिपोर्ट आएगी उसमें भी इसी को माना जाएगा। और ध्यान रखना, अफ़गानिस्तान सर्वाधिक आतंकवाद प्रभावित देश है, पूरा फोकस्ड ही हो गया ये अफ़गानिस्तान पे, ठीक है। हालांकि ये रिपोर्ट पहले की है, जब ये सारी घटनाक्रम अभी हुआ है हाल ही में, तो उससे पहले ये रिपोर्ट की, उससे पहले ईयर की है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये 2020 की रिपोर्ट है।
और 2020 की रिपोर्ट है तो डेटा कब का है, 2019 के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। उज़्बेकिस्तान जो है वो सबसे कम प्रभावित देश है, किससे, आतंकवाद से। उज़्बेकिस्तान कहाँ पर है, यहाँ पर जो आप मध्य एशिया देखते हैं, अभी मैं मैप दिखाऊंगा आगे। और भारत की बात करें तो चलिए देख लेते हैं भारत को। तो भारत तो जानते ही हैं टॉप 10 में ही आएगा। भारत इसमें आतंकवाद से प्रभावित सर्वाधिक 8वां नंबर का देश है। ठीक है, टॉप 10 में हम यहाँ पर भी हैं। 2019 में भारत की रैंकिंग 7 और इस वाले इंडेक्स में कितनी है, 8वें नंबर पर हम आ गए। ठीक है, तो और जम्मू कश्मीर जो है आतंकवाद से सर्वाधिक प्रभावित रहा है। 165 आतंकवादी घटनाओं में 103 लोगों की डेथ हुई। अभी हाल ही में देख रहे होंगे आप, एक हिंदू और एक सिख शिक्षक को, मतलब उनका आई कार्ड देख करके आतंकवादियों ने उनको मार दिया और बाकी लोगों को चेतावनी देते हुए वो चले गए। ठीक है, तो इस तरीके से चुन चुन के मारा जा रहा है अब तो अल्पसंख्यकों को वहाँ पर। उमंग ऐप का अंतर्राष्ट्रीय संस्करण। उमंग जो ऐप है उसका फुल फॉर्म क्या है, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। ठीक है, न्यू एज गवर्नेंस भारत सरकार का ये इंटीग्रेटेड, सुरक्षित है, सेफ़ है, बहु चैनल है, मल्टी लैंग्वेज भी है और बहु सेवा मोबाइल ऐप है। इसमें मल्टी सर्विसेज मतलब कई सर्विसेज भारत सरकार के द्वारा जो भी, राज्य सरकार के द्वारा भी जो भी सेवाएं संचालित की जा रही हैं उन सेवाओं को उमंग ऐप के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो और इसको जो बनाया गया है वो हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MITI, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, साथ ही नेशनल ई गवर्नेंस डिवीज़न, इनके साथ मिल करके तैयार किया गया है इसको। अब इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लागू किया जाएगा। इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो हमारे नागरिक हैं वो विदेशों में पढ़ने जाते हैं, भारतीय छात्र हैं, अप्रवासी नागरिक हैं, NRIs हैं, जो माइग्रेट करके चले जाते हैं काम धाम के लिए। ठीक है, तो वो इस ऐप के माध्यम से भारतीय सेवाओं का लाभ हासिल कर पाएंगे। कौन कौन से देश हैं, जैसे अमेरिका है, इंग्लैंड है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया, UAE, नीदरलैंड, तो ज़्यादातर हमारे भारतीय तो यहीं पर जाते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। जो उमंग ऐप है उसका अंतर्राष्ट्रीयकरण हो रहा है। आगे चलते हैं। वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक, इसमें जो डेटा है इसमें क्या बताया जाएगा, रिश्वत जोखिम सूचकांक की बात हो रही है। तो कहाँ पर रिश्वत लेना बहुत ज़्यादा उसकी संभावना है कि अगर आप कोई काम करवाएंगे तो वहाँ पर आपको रिश्वत देना पड़ेगा, ये सूचकांक ये बताता है। इसमें डेटा जो यूज़ किया गया है वो वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशन, गोथेनबर्ग यूनिवर्सिटी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ऐसे जो मंच हैं इनका डेटा उठा करके ट्रेस नामक एक संस्था है उसने इसको जारी किया है, ट्रेस। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कौन सा देश यहाँ पर शीर्ष पर है। तो डेनमार्क में क्या है कि आप कोई भी काम कराएंगे तो वहाँ पर बहुत कम संभावना है कि आपसे रिश्वत की मांग की जाएगी। ठीक है, डेनमार्क में। और उत्तर कोरिया में तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आपसे पैसा तो मांगा ही जाएगा। ठीक है, और भारत की बात करें तो भारत में तो आप जानते ही हैं 77वें पोजीशन पर हमें। ठीक है, 194 देशों में हमें 77वीं रैंक हासिल हुई और 2019 में 78वीं थी। तो एक रैंक हमने इम्प्रूव किया जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा है ना, ज़्यादा। चलिए आगे चलते हैं, मजाक था। लेगाटम समृद्धि सूचकांक, लेगाटम इंस्टीट्यूट के द्वारा लेगाटम प्रॉस्पेरिटी इंडेक्स जारी किया जाता है। देखिए, एक वर्ड होता है ग्रोथ और एक होता है प्रॉस्पेरिटी। समृद्धि और समृद्धि में बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। एक वर्ड है समृद्धि, ये ग्रोथ को बताता है, GDP में होने वाली वृद्धि को बताता है। और जबकि एक वर्ड है प्रॉस्पेरिटी, ये GDP तो बढ़ाता ही है, बताता ही है, लेकिन उसके इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बहुत ज़्यादा आर्थिक विषमता ना हो इसको भी बताता है, प्रॉस्पेरिटी को बताता है। और देखिए इसके मानक ज़रा देखिएगा, अभी समझ में आ जाएगा। देखिए इसमें क्या क्या बताया गया, सुरक्षा, संरक्षा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, प्रशासन, सामाजिक पूंजी, निवेश का माहौल, उद्यमिता की शर्तें, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके आधार पे इसको तय किया जाता है। 12 पिलर्स हैं इसमें, पिलर्स आपको नहीं याद रखना। तो चलिए देख लेते हैं लेगाटम प्रॉस्पेरिटी इंडेक्स 2020 के बारे में। इसमें जो नॉर्वे है वो क्या है, यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पर 2019 में हुआ करता था और अभी इस साल की रैंकिंग में ये दूसरे नंबर पर आ गया। ठीक है, कौन, यहाँ पर जो नॉर्वे। और जो डेनमार्क है वो किस नंबर पे है, प्रथम स्थान इसको हासिल हुआ है। अब यहाँ पर बात करें, न्यूजीलैंड जो है वो एशिया पैसिफिक क्षेत्र में सर्वाधिक समृद्ध देश है। कौन, न्यूजीलैंड। अगर हम केवल एशिया पैसिफिक की बात करेंगे। अब भारत पे आते हैं तो भारत 2019 में 98वें नंबर पे था और इस बार जो हमारी रैंकिंग है वो और गिर करके चली गई, कहाँ पर, 101वें नंबर पर हम पहुँच गए। ठीक है, तो जो लेगाटम प्रॉस्पेरिटी इंडेक्स है उसमें भारत की रैंकिंग 101 है 2020 के इंडेक्स में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग कौन जारी करता है,
तो इसको जारी किया जाता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, इसको IMD बोलते हैं, वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस सेंटर, ठीक है। इसके द्वारा वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग का 7वां संस्करण जारी किया गया और इसमें 3 फैक्टर्स होते हैं जिनके आधार पे इसको जारी किया गया, निवेश और विकास, तत्परता और लास्ट है अपील, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। इसमें आता है स्विट्ज़रलैंड टॉप पर आता है और डेनमार्क आता है सेकंड नंबर पर, ठीक है। और यहाँ पर 19 में भी यही दोनों राष्ट्र फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पर विद्यमान थे। अब यहाँ पर बात करें भारत वगैरह की, एक सेकंड, ये कहाँ से गायब हो गया, वेट, हाँ, भारत की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, भारत जो आता है वो किस नंबर पर आता है, 62, ठीक है। भारत की जो रैंकिंग है वो 62 है और 19वें में हमारी रैंकिंग कितनी थी, 59 थी। चलिए आगे चलते हैं। एंडोरा, IMF का 190वां राष्ट्र शामिल हुआ सदस्य के रूप में। एंडोरा अभी ये है कहाँ पर, अभी मैप दिखाऊंगा आपको, देखिएगा। एंडोरा जो है वो IMF का 190वां सदस्य राष्ट्र बन गया। IMF, वर्ल्ड बैंक और जो यूनाइटेड नेशन है, संयुक्त राष्ट्र है, इसकी स्थापना सब कब होती है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जब दुनिया तबाह हो चुकी थी तो फिर से उसके पुनर्निर्माण के लिए, रिकंस्ट्रक्शन के लिए कई सारी संस्थाओं का गठन किया गया, जिसको एक संस्था के रूप में हम यूनाइटेड नेशन के रूप में जानते हैं, ठीक। यूनाइटेड नेशन है, फिर IMF भी है, उसी में आ जाता है, ठीक। इस समय IMF के वर्तमान MD कौन है, प्रबंध निदेशक कौन है, तो बुल्गारिया की अर्थशास्त्री हैं, उनका नाम है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। और ध्यान रखना यहाँ पर भारतीय मूल की अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ का भी आपको नाम याद रखना है। ये क्या है, तो ये जो है IMF की इकोनॉमिक काउंसलर हैं। क्या है, इकोनॉमिक काउंसलर, साथ में जो रिसर्च डिपार्टमेंट है उसकी डायरेक्टर भी हैं। तो आपको गीता गोपीनाथ का नाम जरूर याद रखना है और क्रिस्टलिना जॉर्जीवा का भी नाम याद रखना है। IMF की ये MD है। लास्ट में जब अभी एग्ज़ाम करीब होगा तो मैं सारा अपडेटेड चीज़ आपको, कौन कौन प्रमुख संस्थाओं का हेड है, इसके अलावा एक रैंकिंग का एक अलग से वीडियो लाऊंगा, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें वहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। आगे चलते हैं। यहाँ पर जो एंडोरा है 190वां सदस्य देश बना। अब आप एंडोरा की लोकेशन देख लीजिए, यहाँ पर है एंडोरा, ये यूरोप का मैप है, ठीक है। यूरोप में यहाँ पर आप देखेंगे तो ये स्पेन मिलेगा आपको यहाँ पर, और ये पुर्तगाल हो गया, यहाँ फ्रांस है, ये बीच में एंडोरा फंसा हुआ है, ठीक है। एक लैंड लॉक्ड कंट्री है एंडोरा, यूरोपियन यूनियन का ये हिस्सा नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कजाकिस्तान सीका का नया अध्यक्ष बना। सीका क्या है, सीका है एशिया में शांति, सुरक्षा और स्थिरता, पीस, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए एक बहुराष्ट्रीय मंच है। देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा दिया जाता है इसके माध्यम से। तो अब कजाकिस्तान सीका का नया अध्यक्ष बन गया है और ये जो क्षेत्रीय संगठन है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में है। अभी इससे पहले तजाकिस्तान अध्यक्ष हुआ करता था, ठीक है। तो अब बन गया कजाकिस्तान, 2020 से 22 के लिए ये अध्यक्ष रहेगा। कजाकिस्तान वगैरह हैं कहाँ, तो आप देख सकते हैं इसकी मैप। लेकिन इससे पहले एक पॉइंट और, भारत क्या इसका मेंबर है, तो बिल्कुल भारत इसका शुरुआत से ही मेंबर है और इसमें 27 जो देश हैं वो इसमें सदस्य के रूप में शामिल है। तो ये है अपना गोला जहाँ पर हम लोग रहते हैं, और इस गोले में थोड़ा सा और जूम कर लें गोला, तो ये बन गया जो मध्य एशिया है, ठीक है। और ज़रा से इसको जूम कर लेते हैं। ये मध्य एशिया आया कहाँ से, जब 1991 में USSR का विघटन हुआ तो इन राष्ट्रों का उदय होता है, ठीक है। चलिए देखें, ये है कजाकिस्तान, यहाँ देखिए ये हो गया कजाकिस्तान। इसके नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा उज़्बेकिस्तान, इधर मिलेगा किर्गिजिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ताजिकिस्तान। जितने भी तान हैं उसमें से पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान को छोड़ दीजिए तो बाकी सब तान किस में आते हैं, यहाँ पर ये आ जाते हैं मध्य एशिया में आ जाते हैं, ठीक है, मध्य एशिया में। तो ये मैप आपको क्लियर हुआ। और यहाँ पर देखिए कैस्पियन सागर है, कैस्पियन सागर से किस तान की बाउंड्री लगती है, अगर मध्य एशिया की बात करें तो ये हो गया तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान। ध्यान से देखिए, ये है तुर्कमेनिस्तान यहाँ पर, ठीक है, और ये है कजाकिस्तान। और यहाँ पर एक अरल सागर आप देख रहे होंगे, ये देखिए अरल सागर। अरल सागर जो है वो कजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के बीच में है। ध्यान से देखिएगा, कजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान। कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको डार्क दिखे, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ है अरल सागर, कजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के बीच में। चलिए आगे चलेंगे। अब संयुक्त राष्ट्र संघ के 75 वर्ष पूरे हो गए हैं
और 51 देशों ने, हालांकि 50 ही थे, बाद में पोलैंड भी आ गया था, शामिल हो गया था। 26 जून 1945 को यूनाइटेड नेशन के चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए थे। भारत इसका संस्थापक राष्ट्र है संयुक्त राष्ट्र का, और इसमें 5 स्थायी मेंबर सुरक्षा परिषद के भी शामिल हैं। ठीक, 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र वास्तविक रूप में सामने आ गया था आधिकारिक रूप से, 24 अक्टूबर 1945 को। इसीलिए 24 अक्टूबर को हर साल संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक है, और 75वीं वर्षगांठ थी, तो इस समय जो 75वां अधिवेशन था वो 2020 में इसका संयोजन किया गया, अधिवेशन का आयोजन किया गया 15 से 30 सितंबर के बीच में। इसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसकी जो अध्यक्षता थी वो किसने किया था, वोल्कान बोजकिर, क्या नाम है उनका, वोल्कान बोजकिर, ये तुर्की के राजनयिक, इन्होंने किया था 75वें सेशन की अध्यक्षता। अभी हम 76 का भी देखेंगे। ठीक है, ये 2020 के बारे में अभी बात कर रहे हैं, 2021 पे भी आएंगे। ठीक, अब यहाँ पर देखें इसकी थीम क्या रही है, तो इसकी थीम क्या थी, जो 2020 वाला था उसकी थीम थी द फ्यूचर वी वांट, द यूनाइटेड नेशंस वी नीड, रिफॉर्मिंग आवर कलेक्टिव कमिटमेंट टू मल्टीलैटरलिज्म। ठीक है, अब ध्यान से देखना, यहीं पर आपका एक मेंस का टॉपिक बनता है संयुक्त राष्ट्र में सुधार, क्योंकि सुरक्षा परिषद में भारत स्थायी सदस्यता की मांग करता है, लेकिन चाइना जैसे कुछ राष्ट्र हैं जो इसमें बाधा पहुंचाते हैं। तो यहाँ पर एक ध्यान से देखिए, द यूनाइटेड नेशंस वी नीड, द फ्यूचर वी वांट, कहीं ना कहीं इसमें यूनाइटेड नेशन रिफॉर्म की भी बात इसमें छिपी हुई है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसमें वोल्कान बोजकिर, ये तो याद हो गया आपको, तुर्की के पहले नागरिक हैं जिन्होंने महासभा की अध्यक्षता किया है। और ध्यान रखना, इसमें कोई भी वहाँ पर प्रेजेंट रूप से खुद जाकर के भाषण नहीं दिया, बल्कि पहले से रिकॉर्डेड वीडियो थे, वीडियो मैसेज के माध्यम से हर सब ने इस अधिवेशन को संबोधित किया था। ठीक है, और इसी में एक CBD कन्वेंशन भी हुआ था, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, ये CBD कब आया था, जब पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था 1992 में, जिसको हम रियो सम्मेलन भी बोलते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा हम बात करेंगे। देखिए यहाँ पर डाक टिकट वगैरह भी जारी किया था, हमारे मंत्रालय ने जारी किया। केंद्रीय संचार मंत्रालय के अधीन डाक विभाग ने 23 अक्टूबर 2020 को संयुक्त राष्ट्र की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में स्मारक डाक टिकट भी जारी किया है। ठीक है, भारत सरकार ने। 76वां जो सेशन था वो 14 सितंबर से, जनरली ध्यान रखना जो जनरल असेंबली का सेशन होता है वो सितंबर में ही होता है। ठीक है, तो जो 76 सेशन था ये 14 सितंबर से शुरू हुआ, और इसकी जो अध्यक्षता किया वो मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद ने किया। किसने, अब्दुल्ला शाहिद ने। और इन्होंने वहाँ पर खड़े होकर के यही बोला कि मैंने तो भारत की ही वैक्सीन लगवाई है और कोविशील्ड लगवाई है और मैं ज़िंदा हूँ अभी तक। ठीक है, तो वैक्सीन हेजिटेंसी, और जो विकसित राष्ट्र हैं वो अभी जैसे ब्रिटेन और भारत का मुद्दा था वैक्सीन सर्टिफिकेट को लेकर के, हालांकि अब तो मान गया जब भारत ने भी काउंटर अटैक किया एक तरीके से कि वहाँ के भी नागरिकों को भारत आने पर क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। ये है अब्दुल्ला शाहिद। ठीक है, आगे चलते हैं ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स के बारे में। ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स कौन जारी करता है ये बिल्कुल छोड़ दीजिए, इसमें देख लेते हैं ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020। इसमें सिंगापुर जो है वो फर्स्ट पोजीशन पर है, सिंगापुर पहले नंबर पर आता है, और इसमें 109 शहर शामिल हैं, जिसमें से सिर्फ 4 भारतीय शहर इसमें इनको रैंक मिली है, और 4 भारतीय जो उनकी रैंक भी है वो भी बहुत अच्छी नहीं है। दुनिया में जो सबसे स्मार्ट है वो सिंगापुर, हेलसिंकी, ज्यूरिख ये शहर हैं। भारत की बात करें तो भारत में हैदराबाद 85 नंबर पर, नई दिल्ली 86, मुंबई 93 और लास्ट बेंगलुरु 95 पर। ठीक है, और 2019 में तो इनकी रैंकिंग काफ़ी ठीक ठाक थी, लेकिन इनकी रैंकिंग अब गिर गई। चलिए आगे चलते हैं अब्राहम एकॉर्ड के बारे में। तो देखिए यहाँ पर इजराइल और अरब राष्ट्रों का जो संबंध है वो पहले से ही बहुत ख़राब था फ़िलिस्तीन वाले मुद्दे को लेकर के, क्योंकि जो अरब के राष्ट्र थे वो कहते थे कि जो फ़िलिस्तीन है, फ़िलिस्तीन पर इजराइल क्या करता है, फ़िलिस्तीन के लोगों का दमन करता है, और फ़िलिस्तीन की जो आबादी है वो मुस्लिम है। ठीक है, तो अरब के राष्ट्रों का यहाँ पर इनको सहानुभूति हुआ करती थी। इस वजह से इजराइल और जो अरब कंट्रीज़ थे उनके बीच में राजनयिक संबंध नहीं थे। लेकिन धीरे धीरे अब पता चलने लगा इन राष्ट्रों को कि इजराइल हमारा दुश्मन नहीं बल्कि हमारा दुश्मन ईरान है। ठीक है, वो एक IR का टॉपिक हो जाएगा, हम ज़्यादा डिटेल नहीं जाएंगे यहाँ पर। तो इस वजह से अरब के जो राष्ट्र हैं उन्होंने क्या किया, इजराइल के साथ अपने संबंधों को नॉर्मल करना शुरू कर दिया। तो इसी क्रम में 11 सितंबर देखिए 13 अगस्त 2020 को यहाँ पर इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में एक समझौता होता है, शांति समझौता।
ठीक है। बाद में फिर बहरीन ने भी समझौता कर लिया इजराइल के साथ, ठीक है। और ध्यान रखना, अगर पहला अरब राष्ट्र पूछा जाए जिसने इजराइल के साथ शांति समझौता पर हस्ताक्षर किया था, तो वो यहाँ पर यूनाइटेड अरब अमीरात नहीं बल्कि वो कौन सा होगा, मिस्र होगा। 1979 में इसने बहुत पहले ही इजराइल के साथ अपने संबंधों को नॉर्मल कर लिया था, ठीक है। तो अभी अब्राहम एकॉर्ड हुआ 15 सितंबर 2020 को। 2 अरब देश, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन, इन्होंने क्या किया, इजराइल के साथ अपने राजनयिक संबंधों की स्थापना पर हस्ताक्षर किया, ठीक है। अब क्या होगा, दोनों देश के राजनयिक एक दूसरे के देशों में रहेंगे और इसी को हम क्या कहते हैं, अब्राहम एकॉर्ड कहते हैं, ठीक है। चलिए, और यहाँ पर जो मीडिएटर की भूमिका निभाई वो किसने निभाई, अमेरिका ने निभाई बाद में। और ये जो समझौता हुआ था वो कहाँ हुआ था, ये अमेरिका में ही हुआ था, अमेरिका में वाशिंगटन, ठीक है, वाइट हाउस में। अब यहाँ पर बाद में देखना, सूडान ने भी क्या किया, फिर अक्टूबर में इजराइल के साथ अपने संबंधों को नॉर्मल कर लिया सूडान ने भी। और जब सूडान ने नॉर्मल कर लिया तो अमेरिका बोला बहुत अच्छा किया तुम तो, चलो हम भी तुम्हें कुछ गिफ्ट दे देते हैं। गिफ्ट के रूप में क्या दिया फिर अमेरिका ने, सूडान को आतंकवाद के प्रायोजक राज्यों की सूची, स्टेट स्पॉन्सर्स ऑफ टेररिज्म लिस्ट से बाहर कर दिया। बोले चलो तुम्हें इतना तो कुछ दे ही देते हैं, चूँकि अमेरिका और इजराइल के संबंध जो है वो बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है। तो इजराइल के साथ जिसका संबंध अच्छा होता है, जनरली अमेरिका भी उसके साथ अच्छा संबंध रखने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर सूडान के साथ वही हुआ, ठीक है। आगे देखें तो बाद में फिर मोरक्को ने भी इजराइल के साथ समझौता कर लिया दिसंबर में। अब देख रहे हैं लाइन लग गई है एक तरीके से। तो चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें और, अल अक्सा मस्जिद, अभी आपने देखा होगा हमास और इजराइल के बीच में जो झगड़ा हुआ था। अब यहाँ पर आप देखें इसको, क्वेश्चन जहाँ से पूछा जाएगा, देखिए ये है पूरा इजराइल, ठीक है, इजराइल। थोड़ा सा मैं इसको जूम करता हूँ, देखिए इधर है भूमध्य सागर, पूरा मेडिटेरेनियन सी है इधर वाले एरिया में। और यहाँ पर आपको गाजा पट्टी देखने को मिलेगी जहाँ से हमास क्या कर रहा था, इजराइल पे रॉकेट दाग रहा था, ठीक है। और इजराइल का जो रॉकेट जो रोकने वाला एयर डिफेंस सिस्टम है उसको हम क्या बोलते हैं, आयरन डोम। इस आयरन डोम के माध्यम से इजराइल अपनी सुरक्षा कर रहा था। शायद अगर ये आयरन डोम नहीं होता तो इजराइल को काफ़ी नुकसान पहुंचता, ठीक है। तो ये है इजराइल। और यहाँ पर आप देखेंगे गोलन हाइट्स आपको देखने को मिलेगी, जो सीरिया के कब्जे में हुआ करती थी, लेकिन फिर इजराइल ने इस पर कब्जा कर लिया। तो अगर इसकी बाउंड्री देखें आप इजराइल की, तो कहाँ कहाँ से लगती है, ऊपर हो गया लेबनान, इधर हो गया सीरिया, और आप नीचे आएंगे तो नीचे आपको मिलेगा यहाँ पर, देखिए हाँ यहाँ पर एक राष्ट्र, ये जॉर्डन, ठीक है, यहाँ पर मिला जॉर्डन। और ध्यान रखना ये है पार्ट वेस्ट बैंक का। ये वेस्ट बैंक हम इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर आती है जॉर्डन रिवर, तो जॉर्डन रिवर के वेस्ट में ये है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं वेस्ट बैंक। और यहाँ की जो आबादी है वो फ़िलिस्तीनी है, ज़्यादातर फ़िलिस्तीनी लोग इसमें रहते हैं। और सारी लड़ाई जो है वो जेरूसलम को लेकर के है, क्योंकि जेरूसलम जो है वो यहूदियों के लिए भी, मुस्लिमों के लिए भी और पारसियों के लिए, जुडाइज़्म, ठीक है, यहूदी हो गए और ये मुस्लिम हो गए, तीनों धर्म के लोगों के लिए ये क्या है, ये पवित्र स्थान माना जाता है, पारसी नहीं उसमें। अब यहाँ पर इसकी आप लोकेशन और देख सकते हैं, यहाँ पर सिनाई प्रायद्वीप, ठीक है, जॉर्डन हो गया, सीरिया हो गया, लेबनान हो गया। तो आपको इन पार्ट्स को याद रखना है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर जो जेरूसलम है वो यहूदी, मुस्लिम और ईसाई, ठीक है, यहूदी, मुस्लिम और ईसाई तीनों धर्म के लोगों के लिए वो बहुत ही पवित्र स्थल है। तो सारी लड़ाई जो है वो इसी को लेकर के है, साथ में इसका तो पूरा इतिहास है, आप IR में इन चीज़ों को पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, और हमने एक बहुत बड़ा पार्ट जो है वो कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। इसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा वो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के बारे में होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।